नमस्कार। हमेशा की तरह आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। दोस्तों, आज भी मुद्दा इजराइल ईरान ही है। कई बड़े अपडेट हैं, कई खबरें और कहानियां हैं। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे और अपनी राय जरूर साझा करेंगे। ईरान जिन हालात से इस वक्त गुजर रहा उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा कि उसने अपने 1000 साल के इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। एक उधार की पहचान से वह खलीफा बनना चाहता है, लेकिन अरब जो खुद को असल खलीफा मानता है वह तो चाहता है कि इजराइल मिसाइल वगैरह नहीं बल्कि कोई परमाणु बम मार के ईरान का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज क्यों नहीं कर देता। इतना वक्त इजराइल क्यों ले रहा। तुर्की चाहता है कि इजराइल की हार जरूर हो, मगर ईरान इतना ताकतवर भी ना बन जाए कि खलीफाई ही आगे जाकर के हथिया ले, जो कि ऑटोमन साम्राज्य का रहा है। और इस्लामिक बम रखने वाले हमारे अपने पड़ोसियों को भी लगता है कि दुनिया भर की मस्जिदों का किबला इस्लामाबाद की तरफ घुमवाना है, क्योंकि अब तो अमेरिकी मेहरबानी से बस खलीफाई आने ही वाली है। जैसे अमेरिका ने ऊंट चराने वाले अरबों की किस्मत पलट दी रातों रात, तो पाकिस्तान को लगता है कि खलीफाई के जरिए दुनिया की कमान मिलते ही सारी गुर्बत उसकी दूर हो जाएगी। फिर तो अंगूर के शरबत में नहाना धोना होगा और फिर तो भारत को रातों रात निपटा देंगे। ऐसे ना जाने कितने खलीफा बस इस इंतजार में बैठे हैं कि चलो अच्छा है, कम से कम इजराइल उनकी राह का एक कांटा तो कम कर ही रहा। और सब इस काम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने इजराइल की मदद करते नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए, जिस हमास को अरबों ने कब का चौराहे पर छोड़ दिया, ईरान को लगा था कि उन्हें साथ लेके वह दुनिया का, इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बन जाएगा। दोस्तों, दिल से बताऊं, तकलीफ होती है। ये ईरानी किसी जमाने में अरबी कबीलों से अपने जानवरों का चारा कटवाते थे। ग्रीस वगैरह को ईरानियों ने जब चाहा दौड़ा के और उनके घर में घुस के कूटा है। यह इतिहास है। लाल सागर और तुर्की के उस पार यूरोप तक इन ईरानियों का जलवा जलाल रहा है इतिहास में। तो ईरान को कोई मारता है तो ऐसा लगता है जैसे अपने भाई बंधु को कोई मार रहा हो। तकलीफ होती है, मगर क्या करें, क्या किया जाए। दूसरे का झगड़ा लेके अपना झगड़ा बनाओगे तो होगा क्या। दूसरे की किताब और दूसरे का कानून को अपना लेने से दोस्तों वह आपका नहीं हो जाता। आप अपनाते हैं तो बिल्कुल वही अंजाम होता है जो इस वक्त ईरान का दिख रहा। क्या जरूरत थी। मस्जिदों पर बार बार लाल झंडा किसके लिए टांग रहे हो तुमने अपने ही हाथों अपना ही घर जलाने का इंतजाम किया। क्या सीखा। अब तक के इतिहास से क्या हासिल किया। शुक्रवार को शुरू हुई जंग के सूरते हाल ऐसे हैं कि अब सिर्फ ईरान के लिए दुआ की जा सकती है। कटमुल्लों ने ईरान को इस वक्त कहीं का नहीं छोड़ा है। दोस्तों, शुक्रवार से अब तक इजराइल ने 300 से ज्यादा टारगेट ठोके हैं ईरान के अंदर। परमाणु केंद्र तो निशाना है ही, लेकिन गैस के भंडार, तेल के कुएं, सेना का मुख्यालय, हथियारों के गोदाम, बिजली घर, बांध, बंदरगाह, एयरपोर्ट, सब कुछ इजरायली निशाने पर है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को दिन में कहा भी था कि ईरान अगर नहीं माना तो इजरायली जेट तेहरान के आसमान में उड़ेंगे और आयतुल्ला की हर साइट और हर उस टारगेट को हिट करेंगे जो उनकी पहुंच में होगा, यानी इजराइल की। आप देखिए, पूरे ईरान के एयर स्पेस में बेरोक टोक इजरायली लड़ाकू विमान इस वक्त उड़ रहे हैं और जेट्स के जरिए ईरान पर मिसाइलों की बारिश हो रही इजराइल की तरफ से। पाकिस्तानी कब्जे वाले बलूचिस्तान के एयरबेस से अमेरिका और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भी उड़ रहे हैं, हमला करने के लिए नहीं। ये विमान लगभग आधे ईरान की जासूसी कर रहे आसमान से और इंटेल मुहैया करवा रहे हैं। किसको? इजराइल को।
हैरान मत होइए। ईरान के अंदर जमीन से मोसाद ना सिर्फ इंटेल मुहैया करवा रहा, बल्कि अंदर ही अंदर ईरान पर हमले भी कर रहा। लगभग समूचा ईरान इस वक्त जल रहा है, उसे आप देख रहे होंगे। ईरानी पलटवार के बाद शनिवार की शाम से रात तक भयंकर हमला बोला है इजराइल। ईरान के दक्षिणी बुशहर शहर के पास गैस फील्ड पर ताबड़तोड़ हमले किए इजराइल ने, और यह ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड बताई जा रही। दोस्तों, इराक की सीमा पर ईरानी इलाकों में तेल गैस के कुओं पर तबाही देख सकते हैं, और फारस की खाड़ी में अबादान की ऑयल रिफाइनरी पर भी इजराइल ने हमला बोला, वहां भी तबाही देख सकते हैं। वहां सब कुछ जलकर खाक हो गया और आग की ऊंची लपटें ईरान में जहां तहां नजर आ रही। इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान के ऑयल डिपो पर भी हमला बोला गया और सब कुछ तहस नहस कर दिया इजराइल ने। तेहरान में डिफेंस मिनिस्ट्री का मुख्यालय तक नहीं छोड़ा। जब मुख्यालय ही नहीं सुरक्षित तो आप बाकी ईरान के सूरत हाल जान सकते हैं। ताजा हमलों में कई बड़े ईरानी अफसर मारे गए। ईरान की वायुसेना तो लगभग खत्म हो चुकी है। नातान समेत सभी परमाणु ठिकानों को शुक्रवार के दिन तो ठोका ही था, शनिवार को इस्फहान न्यूक्लियर साइट को भी एक बार फिर से ठोका है। और यहां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया है कि न्यूक्लियर लीक को लेकर हालात भी गंभीर हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान जवाब नहीं दे रहा। ईरान ने भी इजराइल के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन बहुत छोटा क्षेत्रफल होने की वजह से मिसाइलों की बारिश में 2-4 मिसाइलें दोस्तों इजराइल के अंदर भी गिरी। और इजराइल का दावा है कि उसके स्कूलों, रिहायशी इलाकों, अस्पतालों पर गिरी हैं और उसका नुकसान भी दिख रहा है। इजराइल में कई मौतों और घायलों का आंकड़ा भी निकल के सामने आ रहा है, मगर सवाल है कि ईरान कब तक मिसाइलें दाग पाएगा इजराइल पर। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता। गजा, यमन, लेबनान, सीरिया वगैरह में इजराइल के साथ लंबे प्रॉक्सी वॉर की वजह से ईरान के कितने हथियार बचे होंगे, यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और हजारों मील दूर बैठ के 2-4 सक्सेस हिट से तो जंग आप जीत नहीं सकते। ईरान को समझना चाहिए कि उसका मुकाबला असल में किसके साथ है। दोस्तों, इजराइल दुनिया का इकलौता देश है जो या तो जंग लड़ता है, और जब जंग नहीं लड़ रहा होता है तो सिर्फ जंग की हर पहलू से तैयारियां करता है। सिर्फ जंग की तैयारियां करता है जब जंग नहीं लड़ रहा होता है। इजराइल का मुख्य काम यही है, और इसी मुख्य काम के इर्द गिर्द बाकी जो काम दुनिया के हैं वह करता है। जब जंग नहीं लड़ता इजराइल, तब प्लान बनाता है जंग के, हथियार बनाता है, हथियारों को अपग्रेड करता है, बंकर बनाता है, दुश्मनों की रेकी करता है, जासूसी करता है। जब जंग नहीं लड़ रहा होता इजराइल तो सिर्फ जंग की तैयारियां करता है, और बाकी देश क्या इस तरह करते हैं? अब देखिए, जब जंग हो रही उस वक्त समूचा इजराइल अंडरग्राउंड है। स्कूल से लेकर अस्पताल तक जमीन के अंदर से इस वक्त ऑपरेट हो रहे हैं। कोई ईरान क्या कर लेगा इजराइल का? आप 2-4 मिसाइल मारोगे, 2-4 बिल्डिंग गिराओगे, फिर बना लेगा इजराइल। इजरायली मीडिया अपने नुकसान को रिपोर्ट भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो छिपा रहा, वो बता भी रहा है कि हाँ, यहां मारा ईरान ने। लेकिन अयातुल्ला क्या कर रहे हैं? अयातुल्ला रिजीम ने इंटरनेट बैन कर दिया ताकि लोग सच्चाई से वाकिफ ना हो सके जंग की। अयातुल्ला रिजीम जो बताएं अपनी जनता को, जनता उसे मान ले। जबकि ईरान में भी दोस्तों भारी अफरा तफरी का माहौल है, बहुत ज्यादा, और लोग उत्तरी इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। इस तरह के वीडियो भी ईरान से निकल करके सामने आ रहे हैं। अयातुल्ला रिजीम ने इंटरनेट बंद किया तो एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने उन्हें इंटरनेट मुहैया करवाने की घोषणा भी कर दी। पूरी दुनिया इजराइल के साथ इस वक्त खड़ी है या फिर तटस्थ है। ईरान सुसाइडल मूड में नजर आ रहा और मानने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं।
उसे चीन जैसे यार भी मिले हैं जो और भड़काने पर तुले हैं, जो और आग लगा रहे हैं। उधर आज ओमान में ईरान के साथ होने वाली अमेरिकी बैठक को रद्द कर दिया गया। बैठक रद्द होने और ईरानी धमकियों के बाद ईरान के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन के आगे गिड़गिड़ाते देखा गया। ट्रंप को डर है कि ईरान कहीं अमेरिका पर हमला ना बोल दे। खुद ट्रंप ने बताया कि उसने पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की है और उनसे ईरान की जंग रुकवाने का अनुरोध किया। पुतिन ने आश्वासन भी दिया है उसे। दोस्तों, ट्रंप के कहने से यह जंग रुकने वाली नहीं। चीन इसे और भड़काना चाहता है। अब दुनिया में सिर्फ दो ऐसे नेता हैं जो इजराइल ईरान की जंग को असल में अगर रुकवाना चाहें तो रुकवा सकते हैं, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी। बाकी प्रधानमंत्री मोदी अब ट्रंप के कहने पर कुछ करने वाले नहीं, तो वह पुतिन के पास गया है। पुतिन की ईरान से बेहतर बनती है और भारत की ईरान और इजराइल दोनों से बेहतर बनती है। नेतन्याहू तो हर रोज प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। भारत हर रोज ईरान के संपर्क में है और भारत हर रोज दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा, बातचीत के जरिए हल निकालने को कर रहा, और यहां तक कि भारत की तरफ से मध्यस्थता की पेशकश भी की गई। वैसे भी भारत हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद से अब तक कई मर्तबा इजराइल और ईरान के संदेश को दोस्तों एक दूसरे के पास पहुंचा चुका है। भारत और रूस चाहते हैं कि यह जंग बंद हो, लेकिन भारत और रूस यह भी चाहते हैं कि ईरान को परमाणु बम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रूस ने तो यहां तक ईरान को ऑफर दिया कि बम के अलावा परमाणु से तुम्हें जो कुछ भी करना हो मुझे बताओ, मैं करके दे दूंगा। लेकिन ईरान खलीफा बनने की सनक में पगलाया नजर आ रहा। बाकी शी जिनपिंग पूरे मामले को उलझाने के प्रयास में जुटा है। खुद ट्रंप के साथ डील कर लिया, लेकिन ईरान को टॉफी दे रहा है कि इस संस्था में चलो, वहां चलो, तुम सही हो, जंग लड़ते रहो। खुद ट्रंप से डील करके चीन इस वक्त दिखावा कर रहा कि वह ईरान के साथ कितना मजबूती से खड़ा है। यूएनएससी और एससीओ के जरिए माहौल बना रहा। एससीओ में चीन ने ईरान के पक्ष में एक प्रस्ताव लाना चाहा। भारत ने चीन को डांट के भगा दिया कि तुमको कोई समझ नहीं है, और भारत ने खुद को उससे अलग कर लिया, उस प्रस्ताव से। परमाणु को लेकर के जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसकी एक न्यूक्लियर रिजोल्यूशन को लेकर एक मीटिंग में भी भारत वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। भारत इसलिए शामिल नहीं हुआ कि दोनों देश यानी ईरान और इजराइल उसके मित्र हैं, और मित्र से भी कहीं ज्यादा हैं। मजेदार यह है दोस्तों कि पाकिस्तान भी एब्सेंट हो गया। अब पाकिस्तान की इजराइल से क्या दोस्ती है भगवान जाने। शायद अमेरिका ने कहा होगा कि भैया तुम्हें किबला इस्लामाबाद की तरफ करवाना है या नहीं करवाना है तो मीटिंग से एब्सेंट हो जाओ। कुल मिला के ईरान दूसरों की आफत मोल लेके इस वक्त फंस चुका है। ईरान की आर्थिक हालत पहले से ही खस्ता है और रूस इस वक्त खुद फंसा हुआ है, तो वो ज्यादा मदद नहीं कर सकता। ईरान ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर तक सैकड़ों मील दूर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है, लेकिन बदले में ईरान बर्बाद हो जाएगा। अगर हफ्ते भर तक 2 हफ्ते ये जंग चल गई तो इजराइल ईरान युद्ध के अपडेट पर दोस्तों नजर बनी रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपनी राय ने ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।